Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and in this session, we are going to solve all 22 questions of the DILR section of CAT 2025 Slot 1 question paper, actual question paper. So let's start. Let's begin with the first set. While solving the set, I will also tell you the type of set and I will also tell you the level of difficulty. राइट हमको इसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. मतलब फुल एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो यहाँ पर डायरेक्शंस हैं फर्स्ट सेट के लिए, तो वो क्या है कि आलिया, बादल, क्लाइव, दिलशान, एहसान played a game in which each asked a unique question to all the others and they respond by tapping their feet either once or twice or thrice. One tap means yes, two taps means no, and three taps means maybe. A total of 40 taps were heard across the 5 questions. Each question received at least one yes, one no, and one maybe. मतलब हर क्वेश्चन में हमें कम से कम एक सिंगल टैप वाला इंस्टेंस भी दिख रहा है, एक डबल टैप वाला इंस्टेंस भी दिख रहा है और एक ट्रिपल टैप वाला इंस्टेंस भी दिख रहा है. राइट और ऑल टुगेदर ऑल 5 क्वेश्चंस में कुल मिलाकर 40 टैप्स हुए हैं. दैट इज ऑल्सो ओवर देयर. और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है. तो ऑब्वियसली डायरेक्शंस पढ़ने के बाद ही ये समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ पर यही पता करना है कि किसी भी पर्सन ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के बदले में उसे कितने टैप्स मिले हैं. ठीक है. राइट तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि इसका टेबल बन जाएगा. राइट समथिंग लाइक दिस. हमें पता है कि यस का मतलब है 1 टैप, नो का मतलब है 2 टैप्स और मे बी का मतलब है 3 टैप्स. टोटल 40 टैप्स है. ईच क्वेश्चन रिसीव्ड एटलीस्ट 1 यस, 1 नो एंड 1 मे बी. तो हर क्वेश्चन में हमें कम से कम एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3 जरूर दिखना चाहिए. आलिया टैप्ड अ टोटल ऑफ 6 टाइम्स. राइट तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि आलिया का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स को मैं ऐसे लेके चलूंगा और जो क्वेश्चन के ऊपर किसी भी पर्सन ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है उसको हम वर्टिकली देखेंगे. तो आलिया ने टोटल 6 स्टेप्स दिए हैं. राइट ऑब्वियसली हमको ये बात तो समझ में आ ही जाएगी कि आलिया अपने खुद के क्वेश्चन में रिस्पॉन्स नहीं देगी. सिमिलरली बी के लिए, सिमिलरली सी, सिमिलरली डी, सिमिलरली डी. तो यहाँ तो हम क्रॉस लगा सकते हैं. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आलिया ने कुछ स्टेप्स बी को दिए होंगे, कुछ सी को, कुछ डी को, कुछ ई को, और उन सबका सम है 6. राइट एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है. सेकंड कंडीशन ये है कि आलिया टैप्ड अ टोटल ऑफ 6 टाइम्स एंड रिसीव्ड 9 टैप्स टू हर क्वेश्चन. तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है उस पे 9 टैप्स उसे मिले हैं. राइट शी रिस्पॉन्डेड यस टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय बोथ क्लाइव एंड दिलशान. तो आलिया ने जो रिस्पॉन्स दिया है क्लाइव और दिलशान को वो क्या है, यस. और यस का मतलब है 1 टैप. तो क्लाइव एंड दिलशान दोनों को उसने जो रिस्पॉन्स दिया है दैट इज 1-1 ईच. और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दिलशान एंड एहसान टैप्ड अ टोटल ऑफ 11 एंड 9 टाइम्स. तो दिलशान ने टैप किया है टोटल 11 टाइम्स और एहसान ने जो टोटल टैपिंग की है दैट इज 9 टाइम्स. राइट एंड दिलशान रिस्पॉन्डेड नो टू बादल. और दिलशान ने बादल को जो रिस्पॉन्स दिया है दैट इज अ नो. मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 टैप्स का मतलब हो जाएगा नो. राइट उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बादल, दिलशान एंड एहसान रिसीव्ड इक्वल नंबर ऑफ टैप्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस. तो बी, डी एंड ई इनके जो नंबर ऑफ टैप्स है, जो इनके क्वेश्चंस में इनको रिस्पॉन्सेज मिले हैं उसमें जो नंबर ऑफ टैप्स है वो सेम है. तो जो बी ने क्वेश्चन पूछा उसमें लेट से x स्टेप्स का रिस्पॉन्स मिला, डी में भी x और ई में भी x. राइट उसके बाद अगर हम देखते हैं तो टोटल तो उन्होंने बताया ही था कि टोटल 40 टैप्स हैं. तो इस कॉलम का सम भी 40 आना चाहिए, इस रो का सम भी 40 आना चाहिए. राइट उसके बाद नो वन रिस्पॉन्डेड यस मोर देन ट्वाइस. 2 से ज्यादा बार किसी ने भी यस में रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, रिस्पॉन्स नहीं दिया है. इसका मतलब अगर हम आलिया की बात करें, ए की बात करें, तो आलिया जो है वो 2 बार 1-1 दे चुकी है. मतलब तीसरा 1 पॉसिबल नहीं है. और तीसरा 1 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर फिर क्या आ सकता है. तो ऑब्वियसली 6 में से 1-1 माइनस किया तो 4. अब 4 में कोई और 1 नहीं हो सकता तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं. The only possible combination is 2-2. Right? So that is how we have to understand कि किसी भी रो में 2 से ज्यादा बार 1 नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद उन्होंने ये कहा है
कि no one's answer to Alia's question matched the answer that Alia gave to that person's question. This was also true for एहसान, राइट? तो आलिया के केस में क्या हो रहा है कि आलिया ने अगर बादल के क्वेश्चन में रिस्पॉन्स दिया है 2, तो आलिया के क्वेश्चन में बादल का रिस्पॉन्स 2 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा। इन दी सेम वे आलिया का रिस्पॉन्स सी के क्वेश्चन पर है 1, तो यहाँ पर 1 नहीं है, एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं, राइट? एंड सेम थिंग हैपेंड विद एहसान। एहसान ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं वो रिस्पॉन्सेज उसे मिले नहीं हैं, राइट? तो एहसान ने यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पर उसे 2 नहीं मिलेगा, एंड सेम इज द केस, यहाँ पर जो भी 3 वैल्यूज आएंगे वो 3 वैल्यूज यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक? उसके बाद अगर हम देखते हैं कि क्लाइव टैप्ड मोर टाइम्स इन टोटल देन बादल, राइट? तो क्लाइव ने बादल से ज्यादा बार टैपिंग की है। क्लाइव के जो नंबर ऑफ टैपिंग्स हैं, राइट, क्लाइव टैप्ड मोर टाइम्स इन टोटल देन बादल, राइट? बादल के कंपैरिजन में क्लाइव ने ज्यादा बार टैपिंग की है। एनीवे, ये तो क्वेश्चन के ऊपर रिस्पॉन्स है। अगर हम ऐसे देखें तो जो क्लाइव ने नंबर ऑफ क्लैपिंग्स किए हैं, नंबर ऑफ टैपिंग्स किए हैं, वो बादल से ज्यादा है, राइट? तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा ठीक है, 11 और 9 का सम कितना हो गया 20, 20 प्लस 6 26, तो 40 में से 26 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 14। मतलब ये बात तो एकदम श्योर है कि इन दोनों का सम होना चाहिए 14, राइट? 14 को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 7 7 हो सकता है, या फिर 6 और 8, फिर 6 प्लस 8, या 5 और 9, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हमें एक बात और भी पता है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसा तो नहीं होगा, राइट, कि कोई भी वैल्यू जो है वो 1 जो है वो मैक्सिमम 2 ही बार आ सकता है। तो मैक्सिमम अगर 2 1 भी हुए तो भी मिनिमम भी सोचोगे तो 2 2 भी होंगे। तो 2 1 2 2 के साथ मिनिमम सम तो वैसे भी 6 है, तो 6 से छोटा होना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 14 है, कोई भी वैल्यू 6 से छोटी नहीं होगी। और क्लाइव के जो नंबर ऑफ टैपिंग्स हैं वो बादल से ज्यादा है, सो द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 6 एंड 8, राइट? तो यहाँ पे बादल के नंबर ऑफ टैपिंग्स हैं 6 और क्लाइव के होने चाहिए 8, ठीक है? एंड ऑब्वियसली 6 में तो हम जानते हैं कि 2 1 और 2 2 होने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 3 1 और 1 3 का कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, तो इट हैज टू बी 2 1 एंड 2 2, राइट? अब उसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि ये 9 है और इन तीनों का जो सम है वो सेम है। अब आप समझो ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे, 1 2 3 4, और उन्होंने बोला है कि हर क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कम से कम एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3 जरूर आया हुआ है। तो 1 2 3 का सम कितना हो जाता है 6, तो हर कॉलम में 6 तो हो ही गया, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स और मिलेगा। तो अगर वो मिनिमम है तो 6 प्लस 1 क्या होगा 7, और मैक्सिमम है तो 6 प्लस 3 9। इसका मतलब मुझे ये पता चलेगा कि ये जो x की वैल्यू है ये मिनिमम टू मिनिमम 6 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 9, राइट? अच्छा, 6 भी नहीं होगी, मिनिमम कितनी होगी 7, है ना? क्योंकि 6 तो 1 2 3 से ही 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर कम से कम एक रिस्पॉन्स 1 में तो और मिलेगा, तो मिनिमम होगा 7 और मैक्सिमम होगा 9। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, x 3 बार है ना, तो 3 बार 7, तो 7 7 7 मतलब 21, 21 प्लस 9 हो जाएगा 30, और 30 के बाद बचेगा 10, तो अब इसकी वैल्यू 10 थोड़ी होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो 9 ही हो सकती है, तो डेफिनेटली 7 पॉसिबल नहीं है। अब बचा 8 और 9, तो अगर 9 लिखा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 9 9 9 4 बार हो जाएगा तो 36, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, दैट इज अगेन इम्पॉसिबल। इसका मतलब 9 भी पॉसिबल नहीं है। तो x के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 8। 8 टैपिंग्स होंगे हर क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, कौन कौन से क्वेश्चन में, बी डी और ई में, राइट? और उसके बाद 8 3 जा 24, 24 प्लस 9 इज 33, तो यहाँ पे बचेगा 7। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम इजीली डिसाइफर कर सकते हैं, राइट? अब इसके बाद समझना है कि कहाँ पर कौन से नंबर्स आ सकते हैं, तो पूरी न्यूमेरिकल रीजनिंग इसमें लगने वाली है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो देखो सबसे बड़ा नंबर है 11। 11 के केस में यहाँ पर एक 2 तो दिख रहा है, मतलब बाकी तीनों का सम 9, और 9 सम के लिए बाकी के तीनों नंबर 3 3 और 3 ही होने चाहिए, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगर हम कॉलम वाइज सोचें
तो कॉलम वाइज यहाँ पर देखो 2 और 2 4 हो गया, और ये 8 है तो मतलब 1 और 3 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 तो आना ही चाहिए ना, उन्होंने बोला है हर क्वेश्चन में सारे रिस्पॉन्सेज हमें जरूर दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 1 और 3 आएगा ही आएगा, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइदर यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 3 है, और या फिर उल्टा हो सकता है, अगर ये 1 है तो ये 3, और ये 3 है तो ये 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोचते हैं ध्यान से तो हमको ये पता चलता है कि ये है 7, तो 1 और 3 का सम हो गया 4। 1 और 3 का सम कितना हो गया 4, लेकिन हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 दिखना ही चाहिए, तो एक 2 और आएगा, तो 6 + 1 7 है, मतलब यहाँ पे 2 2 होने ही चाहिए, तो 100% ये दोनों 2 होंगे। ठीक है, उसके बाद ये 8 है तो ये 1 हो गया, एंड 1 2 3 होता है 6, 6 के बाद 8 है, तो यहाँ पर भी 2 2 और एक 3 की जरूरत हमें और है, 2 2 और एक 3 की जरूरत हमें और है यहाँ पर, राइट। इस कॉलम में, इस कॉलम में 2 और 3 तो है, तो हमें एक 1 और एक 2 और चाहिए, क्योंकि 1 2 3 तीनों होने चाहिए, तो 6 हो जाएगा, और एक 2 हमें और चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 1 और 2 की जरूरत है। सो वी कैन से फॉर श्योर कि अगर यहाँ 1 आया तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसके बाद और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे 1 लिखा तो क्या प्रॉब्लम होगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, राइट। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और फिर ये है 9, तो इन दोनों में फिर 3 3 लिखना पड़ेगा, क्या पॉसिबल होगा, है ना। जस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली, क्या दोनों में 3 3 पॉसिबल होगा, राइट। विल इट बी पॉसिबल इन बोथ द केसेस? ओके, चलो देखो ध्यान से, क्या दोनों में 3 हो सकता है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है बच्चों की, 1 2 3 जो है वो 6 है, और 6 + 2 तो ये 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 2 जो है ये गलत लिखा हुआ है, दिस हैज टू बी 1, है ना। 1 2 3 6, और ये होना चाहिए 1। अब इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमने 1 लिया तो प्रॉब्लम होगी, है ना। देखो 1 और 1 कितना होगा, 1 और 1 होगा 2, और ये 9 है, तो फिर 7 कैसे बनेगा, दो वैल्यूज का मैक्सिमम सम तो 6 ही हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे तो डेफिनेटली 3 ही आएगा, राइट। अब 3 और 1 का सम हो गया 4, तो अब बाकी का बचा 5, मतलब हम 3 और 2 और ले सकते हैं, या तो यहाँ 3 यहाँ पे 2, या इसका उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया हमें और लगा। अच्छा, अब यहाँ 3 आ गया है, तो यहाँ पर 1 आना पक्की बात है, तो ये तो डेफिनेटली 1 ही होगा। उसके बाद थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं और क्या हो सकता है। ओके, देखो अब देखो यहाँ ये वाला जो सेल है इसमें 2 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि ये वाले रिस्पॉन्सेज सेम नहीं होंगे, तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, और अगर यहाँ 2 नहीं आ सकता है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 या 3 आएगा, बट हम ये जानते हैं कि इन सबका सम 6 है, तो यहाँ पे 3 भी नहीं आ सकता, तो इट हैज टू बी 1 ओवर हियर, राइट। यहाँ पे तो डेफिनेटली 1 ही होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 3 ही होना चाहिए, तो अगर इधर 1 आया तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आया तो इधर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 + 2 3 या 1 + 1, अच्छा इस कॉलम में हमें पता है कि इसका सम है 8, तो 1 2 3 होता है 6, मतलब इसमें 2 बार 2 आना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 + 3 हो गया 4, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए 5, लेकिन यहाँ 2 आएगा नहीं। देखो 5 का सम कैसे बनेगा, 2 और 3 से ही बनेगा, 2 और 3 से बनेगा, लेकिन यहाँ 2 आएगा नहीं क्योंकि इधर 2 है, तो आलिया ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसको वही सेम टू सेम रिस्पॉन्सेज मिले नहीं, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, एंड दिस हैज टू बी 2। उसके बाद ये 3 3 1 हो गया, मतलब दिस इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 आने वाला है। एंड एक कंडीशन हमें और बताई थी कि एहसान के लिए भी ऐसा ही हो रहा है, कि एहसान ने जो भी रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसके क्वेश्चन में उसे सेम रिस्पॉन्सेज मिले नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 या 2 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेटली 2 होगा, ये 2 आ गया तो ये 1 ही होने वाला है 100%, राइट।
अब अगर ये 1 हो गया है तो ये 2 होने वाला है 100%, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये 2 है तो ये 2 नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। देखो अब यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 3 इज 8, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस कॉलम में 1 2 3 तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इसका मतलब टेबल जो है वो एकदम करेक्टली फिल्ड हो चुका है, राइट। सो नाउ वी कैन डेफिनेटली चेक आवर आंसर्स, राइट। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, एग्जाम में भी हम इसमें लॉजिक लगा सकते थे। तो हाउ मेनी टैप्स डिड क्लाइव रिसीव फॉर हिज क्वेश्चन, तो क्लाइव को उसके क्वेश्चंस के लिए कितने टैप मिले, तो क्लाइव को उसके क्वेश्चंस के लिए 7 टैप्स मिले हैं, तो करेक्ट आंसर इज 7। Which two people tapped an equal number of times in total, तो in total किसके number of times same है, तो हमें दिख रहा है कि A and B, तो A and B means the answer must be equal to आलिया एंड बादल, बिल्कुल सही है। What was Clive's response to एहसान्स क्वेश्चन, तो क्लाइव का रिस्पॉन्स एहसान के क्वेश्चन पे क्या था, तो एहसान का क्वेश्चन, क्लाइव का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है 2, 2 का मतलब है नो, तो ये रिस्पॉन्स डेफिनेटली नो होना चाहिए। हाउ मेनी यस रिस्पॉन्सेज वर रिसीव्ड अक्रॉस ऑल दी क्वेश्चंस, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यस का मतलब 1, तो 1 2, देन दिस इज 3, देन दिस इज 4, then this is 5 and this one is 6, right? So altogether 6 yes are there, so definitely okay. I think I have missed one, right? Let me check one more time. Okay. So this is these are how many yes responses are there, so we can think about it, right? ध्यान से देख लीजिए, आई थिंक यहाँ पर मुझे तो 6 ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। हाउ मेनी यस आर देयर, जस्ट लुक एट इट वेरी केयरफुली। ओके, आई थिंक 6 ही है ना, यस 6 ही दिख रहे हैं। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 6 ही होगा, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दिस आंसर हैज टू बी 6, राइट, करेक्ट। चलिए फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आता है, राइट। ये भी एक अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स का अरेंजमेंट नहीं करना है, वी हैव टू अरेंज द पीपल अराउंड अ सर्कल, तो सर्क्यूलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लुक एट द डायरेक्शंस वेरी केयरफुली, अ राउंड टेबल हैज 7 chairs around it. The chairs are numbered 1 through 7 in a clockwise direction. 4 friends Aslam, Bashir, Chavi and Davis. तो A, B, C, D 4 friend हैं. And then sit on 4 of the chairs in the starting position. Aslam and Chavi are sitting next to each other. तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो असलम एंड छवि जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। एंड while for Bashir as well as Davies there are empty chairs on either side of the chairs that are sitting on. The friends take turns, okay, है ना। तो जो B और D हैं उनके दोनों तरफ के चेयर्स जो हैं वो खाली है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब the friends take turns moving either clockwise or counter clockwise from their chair, तो जहां पर भी वो बैठे हैं वहां से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं। The friend who has to move in a turn occupies the first empty chair in whichever direction he or she chooses to move. तो सपोज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, राइट, तो डेफिनेटली क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेरे बाजू में कोई पर्सन बैठा है तो उसके आगे की चेयर खाली है, वहां जाके बैठ जाऊंगा। अगर वहां भी कोई है तो उसके आगे की चेयर पे बैठ जाऊंगा, बट जो भी फर्स्ट एम्प्टी चेयर मिल जाएगी वहीं पे मुझे बैठना है, एम्प्टी चेयर को मैं स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, दैट इज द कंडीशन ओवर देयर। असलम मूव्स फर्स्ट, राइट, असलम सबसे पहले मूव करता है, इसको हम कहेंगे टर्न नंबर 1, फॉलोड बाय बशीर जिसको कहेंगे टर्न नंबर 2, फिर छवि दैट इज टर्न नंबर 3, देन देवीज टर्न नंबर 4, देन असलम मूव्स अगेन तो वो हो जाएगा टर्न नंबर 5, फिर बशीर मूव करता है 6 और फिर छवि मूव करती है, so that is 7, है ना। So this is how we can understand it. The following information is known. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो चलो फिर अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये देखेंगे कि एक तो इनिशियल पोजीशन है और उसके बाद फिर 7 टर्न्स भी हैं, तो ऑब्वियसली हमें 7 अरेंजमेंट्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ 7 अरेंजमेंट्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है, 7 पोजीशंस हमें बनानी होंगी। हमें पता है कि जो भी हमारा इनिशियल अरेंजमेंट आने वाला है, ठीक है,
उस इनिशियल अरेंजमेंट के अलावा हमें 7 अरेंजमेंट्स और दिखने वाले हैं। तो चलो फटाफट जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, सेट बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। राइट, लेकिन मेरे ख्याल से सॉल्वेबल था, इसको कर सकते थे एग्जाम में। राइट, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 7 अरेंजमेंट्स हैं, देखना तो पड़ेगा एक बार ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि टर्न नंबर 1 में, राइट, ये तो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। फिर टर्न नंबर 1 में सबसे पहले कौन मूव करेगा, तो असलम मूव करेगा। फिर टर्न नंबर 2 में कौन मूव करने वाला है, दैट इज बी। टर्न नंबर 3 में कौन मूव करेगा, दैट इज सी। टर्न नंबर 4 में कौन मूव करेगा, सो दैट विल बी डी, है ना। टर्न नंबर 4 है, सो दैट विल बी डी टर्न टू मूव। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फिर से ए बी सी की साइकिल चलेगी, सो दिस हैज टू बी ए इन टर्न नंबर 5, and then in turn number 6 it has to be B again, and in turn number 7 it has to be D again, है ना। डी नहीं, C again, ठीक है। टर्न नंबर 7 में फिर से C का टर्न आ जाएगा। ठीक, चलो अब पहली इंफॉर्मेशन ये है कि दी 4 फ्रेंड्स ऑक्यूपाई adjacent chairs only at the end of turn 2 and turn 6, राइट। ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ। एक तो टर्न 2 जब खत्म हुआ उसके बाद चारों की जो पोजीशंस थी वो एडजेसेंट थी, एक साथ बैठे हुए थे चारों। और टर्न 6 के बाद भी ऐसा ही हुआ। मतलब मुझे यहाँ पर और यहाँ पर दो दो अरेंजमेंट में चारों लोग साथ में बैठे हुए दिखाई देंगे, राइट। बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज हुआ है। डेवीज ऑक्यूपाइज चेयर 2 आफ्टर टर्न 1, तो जब टर्न 1 कंप्लीट हो गया, चलो चेयर के नाम भी रख देते हैं। चेयर के नाम उन्होंने कैसे बोले थे, मेरे ख्याल से 1 से 7 तक क्लॉकवाइज ऑर्डर में। यस, 1 से 7 तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वी कैन से कि ये चेयर नंबर 1 है, देन दिस इज 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, then this is 1 2 3 4 5 6 7, then so on and so forth, right। तो मेरे ख्याल से चेयर के नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे सो दैट वी जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि कौन से टर्न के बाद कैसी पोजीशन बनती है। ठीक है, चलिए दैट्स इट, ये भी हो गया काम। थोड़ा सा बस इसमें टाइम लग रहा है, आई थिंक जल्दी जल्दी सेट सॉल्व हो जाएगा। तो डेवीज ऑक्यूपाइज चेयर 2 आफ्टर टर्न 1, है ना। तो टर्न 1 के बाद डेवीज के पास कौन सी चेयर है, तो डेवीज के पास है चेयर 2। ठीक, एंड आफ्टर टर्न 1, एंड ऑब्वियसली डेवीज मूव तो हुआ नहीं है ना, डेवीज तो यहाँ जाके मूव हुआ है। पहले ए मूव हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो इसका मतलब डेवीज की चेयर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फाइनली वो इस अरेंजमेंट में कहीं और अपने आप को मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला एंड चेयर डेवीज ऑक्यूपाइज चेयर 2 आफ्टर टर्न 1 एंड चेयर 4 आफ्टर टर्न 5। ठीक है, तो आफ्टर टर्न 5 जो है उसकी चेयर 4 है, लेकिन अगेन फिर से वो मूव नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर भी चेयर 4 है, यहाँ पर भी चेयर 4 है, यहाँ पर भी चेयर 4 ही है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एंड छवि ऑक्यूपाइज चेयर नंबर 7 आफ्टर टर्न 2। ठीक है, तो टर्न 2 के बाद जो छवि की पोजीशन है वो हमें कहाँ दिखाई देती है, तो छवि ऑक्यूपाइज चेयर 7 आफ्टर टर्न 2। तो आफ्टर टर्न 2 चेयर नंबर 7, तो यहाँ पर है छवि। ठीक है, अब ऑब्वियसली छवि का मूवमेंट तो इस टर्न में हुआ है, तो डेफिनेटली इसके पहले वाले टर्न्स में छवि यहाँ पर है, छवि यहाँ पर है, राइट। अब उन्होंने ये बोला था कि जब स्टार्ट हुआ, जब कहानी स्टार्ट हुई, तो असलम और छवि साथ में बैठे थे, असलम और छवि साथ में बैठे थे, और बाकी बी और डी के आसपास के दोनों चेयर खाली थे। तो देखो अगर यहाँ डी है तो इन दोनों जगहों पर कोई भी नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली असलम और छवि साथ में है, तो असलम को यहाँ होना चाहिए। एंड ये दोनों चेयर्स खाली हैं, एंड सेम गोज फॉर बी, बी के आजू बाजू में भी चेयर्स खाली हैं, तो बी मस्ट बी ऑन चेयर नंबर 4, राइट। अब उसके बाद पहले वाले स्टेप में ए मूव हुआ है। ठीक है, तो ए ने मूव किया है अपने आप को फर्स्ट स्टेप में। तो चलिए ठीक है, समझते हैं कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ए जो है वो कहाँ जा सकता है। ठीक है, देखो ए के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ए जो है वो अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो 5 पे आ सकता है, और या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो 1 पर आ सकता है।
मतलब यहाँ ए हमें 1 पे या 5 पे दिखाई दे सकता है ना, 1 या 5। ठीक, अब क्या पोजीशन बनेगी, तो हमको कुछ पता है क्या यहाँ पे, और कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने पास है क्या? तो आई डोंट थिंक कि अपने पास कोई और इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, अब उन्होंने ये कहा है कि टर्न नंबर 2 के बाद चारों लोग साथ में होने चाहिए, है ना, टर्न नंबर 2 के बाद चारों लोग साथ में होने चाहिए। तो देखो, अगर ए 5 पे मूव करेगा तो यहाँ पे ए 5 में बैठा होगा, है ना, लेट से यहाँ पर 5 है, ये बी की पोजीशन तो है ही, बी तो सेकंड फर्स्ट टर्न के बाद तो पोजीशन चेंज होगी नहीं, तो फिर ये चारों साथ में कैसे होंगे, क्योंकि अब इसके बाद बी कैसे भी मूव करे चारों साथ में हो नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये पोजीशन तो ए के लिए पॉसिबल नहीं है। ए जो है वो मस्ट हैव मूव्ड टू पोजीशन नंबर 1 इन द फर्स्ट टर्न, और उसके बाद यहाँ बी है। ठीक, उसके बाद ए तो मूव नहीं करेगा, ए की पोजीशन एक बार बन गई, तो अब जब तक ए का टर्न नहीं आएगा तब तक ए पोजीशन नंबर 1 पे ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि बी का टर्न आया और उन्होंने बोला टर्न 2 के बाद चारों लोग सेम पोजीशन पर, मतलब एक साथ है, तो बी को कहाँ मूव करना पड़ेगा, 3 पे। अब बी की पोजीशन अगर 3 आ गई तो 3 ही रहेगी जब तक बी मूव नहीं करेगा, बी के मूव करने का टर्न जब तक नहीं आएगा तब तक बी की पोजीशन 3 ही रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर चारों साथ में हो गए, लेकिन फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा सिर्फ सेकंड टर्न और सिक्स टर्न के बाद ही हुआ है, मतलब यहाँ तो चारों लोग साथ में नहीं होंगे। अब सी को मूव करना है, सी अगर मूव करता है तो या तो 4 पे आ सकता है। देखो, अगर सी ने सोचा मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ तो क्लॉकवाइज जाएगा तो 4 पे आएगा, लेकिन फिर चारों साथ में हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो सी को जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सी आ जाएगा चेयर नंबर 6 पर। ठीक, ये अरेंजमेंट बन गया। अब सी को मूव करना नहीं है तो डेफिनेटली सी जो है वो चेयर नंबर 6 पर ही बैठा रहेगा, चेयर नंबर 6 पर ही बैठा रहेगा। यहाँ पर भी सी चेयर नंबर 6 पर है, यहाँ पर भी सी चेयर नंबर 6 पर है, यहाँ पर भी सी चेयर नंबर 6 पर ही रहेगा। ठीक है, मूव किसको करना है, अब इसके बाद जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो डी को मूव करना है, डी ने ऑलरेडी मूव कर लिया, तो ए बी सी डी की पोजीशन बन गई। अब इसके बाद ए को मूव करना है, तो ध्यान से सोचो कि ए के लिए क्या पॉसिबल है। अगर ए 2 पर जाता है तो फिर इसके आगे इनको साथ में भी तो आना है, क्योंकि टर्न नंबर 6 के बाद ये फिर साथ में होने चाहिए। तो हमको ये दिख रहा है कि अगर ए यहाँ 2 पे मूव करता है, राइट, देखो यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, और ये यहाँ पे मूव कर गया, तो अब अगले टर्न में बी को मूव करना है, तो क्या बी के मूव करने से चारों एक साथ आएंगे? तो हम ये बोलेंगे कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। ठीक है, तो चारों एक साथ हो नहीं पाएंगे, तो अगेन ए को यहाँ नहीं आना चाहिए, ए को कहाँ जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोजीशन नंबर 7 पर। अगर ए पोजीशन नंबर 7 पे जाता है तो नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, सिक्स्थ टर्न में, कि ये जो बी है ये थर्ड पोजीशन से फिफ्थ पोजीशन पर आ जाएगा, तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और ए 7th पोजीशन में होगा, तो ये चारों साथ में हो जाएंगे, राइट। अब उसके बाद अगेन फिर वही बात कि अब सी को मूव करना है, सी को मूव करना है तो वो तो उन्होंने बताया ही है कि यहाँ पे बैठा हुआ है सी। अच्छा, सी को तो अब मूव करना है, सी को अब मूव करना है, तो सी की पोजीशन देखो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, अब सी की पोजीशन क्या हो सकती है, राइट। तो नाउ सी के पास दो तरीके हैं कि या तो सी जो है वो 1 पे चला जाए, और या फिर सी जो है वो 3 पे चला जाए, अगर क्लॉकवाइज गया तो 1 और या फिर एंटी क्लॉकवाइज गया तो 3। बट एनीवे, हमें इसकी जरूरत है या नहीं वो तो हमें क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द चेयर इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय बशीर। तो बशीर ने इनिशियली कौन सी चेयर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो दैट इज चेयर नंबर 4, इसका मतलब आंसर होगा 4। हु सिट्स ऑन द चेयर नंबर 4 एट द एंड ऑफ द टर्न 3। तो टर्न 3 के बाद चेयर नंबर 4 पे कौन है, सो नो वन इज देयर, राइट, इट इज एन एम्प्टी चेयर, सो नो वन। Which of the chairs are occupied at the end of turn 6? तो turn 6 के बाद चारों है तो साथ में ही, कौन सी चेयर पे साथ में है, 4, 5, 6 and 7, so that has to be the correct answer, that is answer option C. Which of the following best describes the friends sitting on chairs adjacent to the one occupied by Bashir at the end of turn 7, right? तो at the end of turn 7, at the end of turn 7
जिस चेयर पे बशीर बैठा हुआ है उसके एडजेसेंट चेयर पे हमें कौन दिख सकता है। तो ये बात तो पक्की है बच्चों की सी नहीं होगा, क्योंकि सी को पोजीशन चेंज करनी ही पड़ेगी, या तो 1 पे जाना पड़ेगा या 3 पे। मतलब बशीर के एडजेसेंट चेयर पे हमें सिर्फ डेवीज ही मिल सकता है, विच मीन्स आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हाउ विल यू रेट दिस सेट, राइट? मेरे ख्याल से तो इजी था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन हम इसको ओवरऑल तो इजी ही कहेंगे। ठीक है, समझने के हिसाब से तो इजी था, लेकिन फिर भी इजी टू मॉडरेट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सॉल्विंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो थर्ड सेट आता है। थर्ड सेट में ट्रेन और उसके टिकट्स की बात हो रही है। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन ई passing through B, C and D in that order. The train has a seating capacity of 200. So yes, that is important. 200 की capacity है. A ticket may be booked from any station to any other station ahead on the route, but not to any earlier station. तो जो स्टेशन आगे आएंगे, मतलब A से मैं टिकट बुक कर सकता हूँ B के लिए, C के लिए, D के लिए, E के लिए, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में टिकट बुक करना पॉसिबल नहीं। A ticket from one station to another reserves one seat on every intermediate segment of the route. For example, a ticket from B to E. अगर मैंने B से लेके E तक का टिकट बुक कर लिया, तो मेरी जो रिजर्वेशन है वो B, C, C, D और D, E तीनों के लिए हो जाएगा। तीनों सेगमेंट्स में मेरी जो सीट है वो रिजर्व्ड है। तो मेरे ख्याल से कॉमनली ऐसा होता भी है। उसके बाद द ऑक्यूपेंसी फैक्टर फॉर अ सेगमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन द सेगमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। तो सीटिंग कैपेसिटी है 200, तो मान लो 200 में से अगर 150 सीट्स बुक्ड है किसी भी सेगमेंट में, तो 150 200 का कितना परसेंट हुआ? 75%। तो हम ये बोलेंगे कि वहां उस सेगमेंट का ऑक्यूपेंसी फैक्टर कितना है? 75%। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर एनी सेगमेंट कैन नॉट एक्सीड 200। तो किसी भी सेगमेंट में 200 से ज्यादा सीट्स रिजर्व नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी भी तो 200 ही है, राइट? तो अब अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन और है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फिर ऑब्वियसली हमें यही पता करना है कि किस सेगमेंट में कितने सीट्स बुक्ड हैं, कितने सीट्स बुक नहीं है, एंड ऑल दैट, राइट? तो चलो इसका टेबल या इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो मैं बी तक का टिकट बुक कर सकता हूं, या सी, या फिर डी, राइट, या फिर ई। तो ए से 4 पॉसिबिलिटीज हैं, बी से 3 पॉसिबिलिटीज है, बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई। सी से भी 2 पॉसिबिलिटीज है, सी टू डी एंड सी टू ई। और डी से भी एक पॉसिबिलिटी है, डी टू ई, राइट? अब उन्होंने सबसे पहले बोला है कि सेगमेंट सी टू डी हैड एन ऑक्यूपेंसी फैक्टर ऑफ 95%। तो ये जो सी से डी का सेगमेंट है, इसका ऑक्यूपेंसी फैक्टर है 95%। 95% का मतलब क्या हुआ? टोटल 200 सीट्स है, 200 का 95%, मतलब यहाँ पर 190 सीट्स जो है वो डेफिनेटली बुक्ड है, राइट? उसके बाद उन्होंने बोला है ओनली सेगमेंट बीसी हैड अ हायर ऑक्यूपेंसी फैक्टर। तो जो बीसी है बस उसी का ऑक्यूपेंसी फैक्टर बड़ा है, बाकी सबका छोटा है, मतलब ये 95% से बड़ा होगा, राइट? ऑल अदर सेगमेंट्स हैव एन ऑक्यूपेंसी फैक्टर विच इज लेस देन 95%। चलो ठीक है, मतलब किसी भी और सेगमेंट में 190 से ज्यादा सीट्स बुक नहीं हुए हैं, सिर्फ बीसी में हुए 190 से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला एग्जैक्टली 40 टिकट्स वर बुक्ड फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी के बीच में यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्टली 40 टिकट्स बुक हुए हैं, एंड 30 टिकट्स वर बुक्ड फ्रॉम बी टू ई। तो देखो अगर 30 टिकट्स बी से ई तक बुक हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी से लेके ई तक 30 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है हर सेगमेंट में। अगर बी से ई तक 30 टिकट्स बुक हुए हैं, तो यहाँ पर भी 30 सीट्स बुक्ड है, यहाँ पर भी 30 बुक्ड है, और यहाँ पर भी 30 बुक्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट है अमंग दी सीट्स रिजर्व्ड ऑन सेगमेंट डीई। डीई में जितने भी सीट्स रिजर्व्ड है, मतलब इन सबका सम है ना, इन सबका सम, क्योंकि डी और ई में जो भी सीट्स रिजर्व्ड है वो हो सकता है शायद ए से ई में रिजर्व्ड होंगे, या फिर बी से ई, या सी से ई। तो इन सबका जो सम है, राइट, यहाँ पे जो भी टोटल नंबर आएगा, उस टोटल नंबर का उन्होंने बोला अमंग दी सीट्स रिजर्व्ड ऑन सेगमेंट डीई एग्जैक्टली 4/7 वर फ्रॉम स्टेशंस बिफोर सी, राइट?
तो यहाँ पे जितने भी सीट्स बुक्स हैं उसमें से 4/7 जो है वो सी से पहले की बुकिंग है। सी से पहले की बुकिंग है मतलब या तो ए से बुकिंग हुई होगी, ए से ई, राइट, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है, और या फिर सी से पहले बुकिंग हुई है तो बी से ई की बुकिंग हुई होगी, दिस पार्ट, राइट। तो इन दोनों पार्ट का जो सम है वो इस टोटल का डेफिनेटली कितना है, 4/7 है, ठीक है। 4/7 है तो ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि हम नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं, एंड दिस नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7। यही पता चला कि अगर ये नंबर जो है ये 7x है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 4x, राइट। एनीवे चलो समझते हैं, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जो नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड है was equal to that booked from A to E। अच्छा ठीक है, सो द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फ्रॉम A to C, A से C तक जितने टिकट्स बुक्ड हैं that is equal to the that was equal to that booked from A to E। तो मान लो कि A से C तक X टिकट्स बुक्ड हैं, तो यहाँ पर भी X सीट्स रिजर्व्ड हैं, यहाँ पर भी X सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो इतने ही टिकट्स बुक्ड हैं यहाँ पर भी, है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने 7x लिखा है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल तो सेम नहीं रहेगा, चलो खैर एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। अब अगर हम ये बोलते हैं एंड इट वाज हायर देन दैट फ्रॉम बी टू ई, राइट, और ये बी से ई तक जो टिकट्स बुक हुए हैं मतलब 30 उससे बड़ा नंबर है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 30, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अपन क्या होगा इसमें। अच्छा उसके बाद उन्होंने बोला नो टिकट वर बुक्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के कोई टिकट बुक नहीं हुए, ठीक है। नो टिकट्स वर बुक फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू डी, बी से डी के बीच में भी कोई टिकट बुक नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी 0 आ गया, राइट। एंड फ्रॉम डी टू ई, डी टू ई का भी कोई टिकट बुक नहीं हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फॉर एनी सेगमेंट वाज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हर सेगमेंट में जो नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड हुए हैं वो मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन से फॉर श्योर कि चलो अब अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, है ना। सो नाउ व्हाट वी कैन से फॉर श्योर इज के द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड फॉर एनी सेगमेंट वाज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो अब देखो यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी फैक्टर है वो 95% से ज्यादा है, मतलब 190 से ज्यादा टिकट बुक है यहाँ पर इस सेगमेंट में, 190 से ज्यादा सीट्स बुक्ड है, ठीक है, 190 से ज्यादा सीट्स बुक्ड है, मतलब इन सबका सम यहाँ पर जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं इन सबका सम कितना आना चाहिए, दैट हैज टू बी 190 से ग्रेटर, लेकिन सब 10 के मल्टीपल हैं तो सम तो 10 का मल्टीपल ही आएगा, इसका मतलब यहाँ पर टोटल सम 200 होगा। बिल्कुल पक्की बात है कि दिस सम हैज टू बी 200, ठीक है। अब इसके बाद ये 40 है, ये 30 है, तो इसका मतलब ये हो गया 70, तो बाकी सबका जो सम है वो होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स जो बुक हुए हैं वो y है, ठीक है। तो इन सब का जो सम है 40 और 30, 40 और 30 का सम 70 है, तो यहाँ पे y और 2x का सम जो है वो मिला के कितना होना चाहिए, तो एक इक्वेशन तो हमें मिल रही है कि y और 2x का जो सम है दैट हैज टू बी इक्वल टू 200 में से 70 माइनस करो, दैट हैज टू बी 130, राइट। इसके अलावा और क्या दिख रहा है, तो इसके अलावा ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो टोटल बुकिंग होगी, ठीक है, ओके। देखो अगर ये x प्लस 30 है, अगर ये x प्लस 30 है तो वो डी ई के बीच में जितने भी रिजर्व सीट्स हैं उनका 4/7 है, मतलब ये 7/4 टाइम्स हो जाएगा, x प्लस 30 का 7/4 टाइम्स, 7/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 30 ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। एंड यस अब हम क्या कह सकते हैं कि x जो है वो 30 से बड़ा है, x अगर 30 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये x प्लस 30 जो है वो फैक्टर भी तो होगा, है ना, फैक्टर भी होगा किसका, 4 का। तो अगर मैं x की वैल्यू 30 से बड़ी लेता हूँ, 30 से बड़ी, तो यहाँ पर 4 का फैक्टर आना चाहिए, तो देखो 40 से बात नहीं बनेगी, 40 प्लस 30 70, 50 से बात बन सकती है क्या, 50 प्लस 30, यस 50 से बात बन सकती है, तो 50 प्लस 30 इज 80, 80 को डिवाइड किया 4 से तो 20, और 20 इंटू 7 होगा 140, मतलब यहाँ पे टोटल सम 140 आएगा। लेकिन फिर क्या 50 के आगे जा सकता हूँ मैं, 50 के आगे फिर मुझे लेना पड़ेगा 90, और वहां से तो फिर ये जो सम है वो 200 से बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली x की वैल्यू 50 ही होगी,
राइट। तो x मस्ट बी इक्वल टू 50 और अगर x 50 होगा तो यहाँ पे 140 सीट्स रिजर्व्ड हैं और x की वैल्यू डेफिनेटली 50 होने वाली है। तो यहाँ पर हर जगह जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर आप x को हटा के 50 लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी 50 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 50 लिख देते हैं। ये भी x है तो ये वाले वैल्यूज भी 50 हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो चलो देन दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 50, राइट। अब हमने अभी अभी पता किया था कि इस पूरे का सम 200 होना चाहिए, विच मीन्स कि 50-50 हो गया 100, 40 30 70, तो 170 हो चुका है, मतलब 30 की जरूरत और है। 30 की जरूरत और है तो ये जो y है ये डेफिनेटली 30 हो जाएगा, राइट। और अगर y जो है वो 30 हो जाएगा तो देन वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30। इसका मतलब जो पहला सेगमेंट है उसमें टोटल बुकिंग कितनी है 130, तो पहले सेगमेंट में टोटल बुकिंग है 130, दूसरे सेगमेंट में टोटल बुकिंग है 200, थर्ड सेगमेंट में टोटल बुकिंग होनी चाहिए 190 के बराबर और फोर्थ सेगमेंट में होनी चाहिए 140। ठीक है, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, शायद इन दोनों वैल्यूज के बारे में हम थोड़ा वर्क और करेंगे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ओके exactly 40 tickets were booked from B to C. B से C exactly 40 and 30 tickets were booked from B to E. ठीक है, ये तो बात सही है। Among the seats reserved on the segment DE, among the seats reserved, अच्छा ठीक है, समझ में तो आ रहा है कि अगर यहाँ 140 सीट्स रिजर्व्ड है तो 50 और 30 का सम हुआ 80, तो यहाँ पर कितने सीट्स रिजर्व्ड होने चाहिए 60, क्योंकि ये तो 0 है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 60 आ जाएगा। उसके बाद ये है 190, तो 30 50 80, 30 60 90, 90 और 80 मिलाकर हो गया 170, सो दिस हैज टू बी 20। सो दैट्स इट, हमारा पूरा का पूरा चार्ट तैयार है। ठीक है, हमने हर सेगमेंट में हर जगह नंबर ऑफ बुकिंग्स और नंबर ऑफ टिकट्स पता कर लिए हैं। तो अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ऑक्यूपेंसी फैक्टर फॉर द सेगमेंट डीई, तो जो हमारा डीई सेगमेंट है उसमें ऑक्यूपेंसी है 140 की आउट ऑफ 200, और 140 200 का कितना परसेंट होता है, तो 140 200 का 70% होता है, तो आंसर ऑप्शन सी। देन 10th है, हाउ मेनी टिकट्स वर बुक्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन ई, स्टेशन ए से स्टेशन ई तक कितने टिकट्स बुक हुए थे, तो ए से ई तक लगातार ऑक्यूपेंसी 50 है, इसका मतलब 50 टिकट्स बुक हुए हैं, तो आंसर इज 50। हाउ मेनी टिकट्स वर बुक्ड फ्रॉम स्टेशन सी, तो स्टेशन सी से कितने टिकट्स बुक हुए हैं, तो ये है सी। यहां से देखते हैं इसके आगे, तो सी के आगे देखोगे, देखो ये तो पहले ही बुक हो गया था, ये भी पहले बुक हो गया था, ये भी पहले बुक हो गया था, दिस वन भी पहले ही बुक हो गया था, ये 20 और ये 60 ये दोनों सी से बुक हुए हैं, तो 20 और 60 का सम होगा 80, सो द आंसर मस्ट बी 80। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड टू स्टेशन सी, बुक्ड टू स्टेशन सी, स्टेशन सी पे पहुंचने के लिए कितने टिकट्स बुक हुए थे, एंड द नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड टू स्टेशन डी, और डी तक का हमें देखना है, राइट। तो सबसे पहले देखो सी तक पहुंचने के लिए कितने टिकट्स बुक हुए हैं, तो यहाँ पर ये 50 टिकट्स ए से सी तक बुक हुए हैं और बी से सी तक 40, तो 50 और 40 का सम कितना हुआ 90। अब इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ टिकट्स बुक्ड टू स्टेशन डी, तो स्टेशन डी तक कितने टिकट्स बुक हुए हैं, तो ए से डी तक बुक हुए हैं 30, ठीक है, बी से डी तक तो कुछ बुक ही नहीं हुआ है, और सी से डी तक बुक हुए हैं 20, तो 30 और 20 का सम हो जाएगा 50, तो 90 माइनस 50 इज डेफिनेटली 40, तो ये आंसर आ जाएगा 40 के बराबर, दैट्स इट। उसके बाद हाउ मेनी टिकट्स वर बुक्ड टू ट्रैवल इन एग्जैक्टली वन सेगमेंट, है ना, एक ही सेगमेंट में ट्रैवल करने के लिए कितने टिकट्स बुक हुए हैं, तो चलो देख लेते हैं डायग्राम को। ए टू बी कोई टिकट नहीं है, बी टू सी 40 है, इनको कंसीडर करना है, सी टू डी 20 है, इनको भी कंसीडर करना है, डी टू ई तो है ही नहीं, तो 40 और 20 का सम निकाल लो, दैट इज 60, तो 60 विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट। So that's it. This is how we could have solved this third set, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट जो है बच्चों वो एकदम कन्वेंशनल डीआई है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई है, नथिंग एल्स।
कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशंस करते जाना है और फटाफट हमारे आंसर्स आते जाएंगे। सो जस्ट लुक हियर एंड लिसन केयरफुली। राइट, 5 कंट्रीज एंगेज इन ट्रेड विद ईच अदर। ठीक है, ये जो 5 कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। Each country levies import tariffs on the other countries. The import tariff levied by country X on country Y is calculated by multiplying the corresponding tariff percentage with the total imports of country X from country Y. Right? तो let's say कि country X ने right कोई country X है, country Y है, तो अगर हम ये देखें कि total imports of country X from country Y, तो कंट्री वाई ने जितना भी इंपोर्ट यहाँ पर किया है, कंट्री वाई से जितना भी इंपोर्ट आया मतलब सामान जितना भी आया है उसकी जो भी वैल्यू है, राइट, उन्होंने ये कहा कि द इंपोर्ट टैरिफ लिवाइड बाय कंट्री एक्स ऑन कंट्री वाई इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग टैरिफ परसेंटेज विद द टोटल इंपोर्ट्स। राइट, तो हम ये बोलेंगे कि अगर वाई से एक्स की तरफ जो टोटल इंपोर्ट हुआ है, लेट से वो 100 रुपीज का है, ठीक है, और इस 100 रुपीज के ऊपर 30 रुपीज का लेट से हमें लगता है इंपोर्ट ड्यूटी, राइट, तो इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट टैरिफ, दैट विल बी 30%। राइट, तो इसका मतलब इंपोर्ट का ही परसेंटेज जो है वो इंपोर्ट के टैरिफ को कहा जा रहा है, इन सिंपल वर्ड्स। उसके बाद है द रडार चार्ट बिलो डिपिक्ट्स डिफरेंट इंपोर्ट टैरिफ परसेंटेजेस चार्ज्ड बाय ईच ऑफ द 5 कंट्रीज ऑन द अदर, फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो अब अगर मैं देखूं तो ये एक राडार चार्ट मुझे दिया गया है, इससे पता चल रहा है कि एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर कितना इंपोर्ट टैरिफ लगाया हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जाम्पल यूएस, द ब्लू लाइन इन दी चार्ट, चार्जेस 20%, 40%, 30% एंड 30% इंपोर्ट टैरिफ परसेंटेजेस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस, इंडिया। तो देखो यूएस जो है वो फ्रांस पे 20% का टैरिफ लगाता है, यूएस फ्रांस पे 20% का टैरिफ लगा रहा है। तो अगर आप यूएस की ब्लू वाली लाइन देखोगे तो ये जो ब्लू वाली लाइन है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, फिर यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यूएस जो है वो फ्रांस पे कितना टैरिफ लगा रहा है, तो ये रडार डायग्राम है, तो इसमें ये जो सबसे अंदर का पेंटागन है इसकी वैल्यू है 10% और नेक्स्ट पेंटागन की वैल्यू है 20%, फिर यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 40, यहाँ 50। सिमिलरली ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 एंड इन दी सेम वे यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 30 है, 40 है और ये 50 है एंड सो ऑन। हम इन वर्टाइसेस को मार्क कर सकते हैं, इसी से हमें पूरे के पूरे परसेंटेज समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यूएस ने फ्रांस के ऊपर लगाया है 20%, इंडिया के ऊपर लगाया है 40% और जापान के ऊपर लगाया हुआ है 30% और यूके के ऊपर भी 30%, राइट। तो यही हमें पता चल रहा है, मतलब लाइन से पता चलेगा, जो कंट्री की लाइन है उस कंट्री की लाइन से पता चलेगा कि उसने दूसरे कंट्रीज पे कितना टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा डायग्राम है, द बार चार्ट डिपिक्ट्स द इंपोर्ट टैरिफ्स लेवाइड बाय ईच कंट्री ऑन अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यूएस चार्ज्ड import tariff of $3 billion on UK, राइट। तो मुझे क्या पता चल रहा है, राइट, कि जो यूएस है, यूएस का जो बार है वो हमें अगेन लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, उसने यूके के ऊपर कितना इंपोर्ट लगाया है, राइट, यूएस ने यूके के ऊपर, ठीक है। अच्छा यूके क्या है, ब्लैक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर है यूएस का सेगमेंट, यूएस ने हर कंट्री के ऊपर कितना इंपोर्ट टैरिफ लगाया है या इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली ये ब्लैक वाला पार्ट है यूके का, तो हमें ये पता चलेगा कि यूएस ने यूके के ऊपर $3 बिलियन का इंपोर्ट टैरिफ लगाया, राइट। और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यूएस यूके के ऊपर कितना परसेंट अप्लाई कर रहा है, तो यूएस की लाइन हमने यहाँ पर बनाई थी, यूएस यूके के ऊपर 0, 10, 20, 30% लेवाई कर रहा है। तो 30% का मतलब 3 है, इसका मतलब यूएस को यूके से टोटल कितना इंपोर्ट मिला है, तो टोटल इंपोर्ट मिला है, अगर 30% 3 है तो 100% हो जाएगा 10, मतलब $10 बिलियन का इंपोर्ट वहां पर आया है, उस पे 30% मतलब $3 बिलियन का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, राइट। मतलब अगर आपको $10
कॉस्ट का मटेरियल मेरी कंट्री में बेचना है तो मेरी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको आपको $3 बिलियन देने पड़ेंगे एज अ चार्ज, राइट, एज अ टैक्स बोल सकते हो. सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना. अब देखो यहाँ पर एक और बात लिखी है कि assume that imports from one country to another equals the exports from the latter to the former, right. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि x को y से इंपोर्ट मिल रहा है 100 रुपए का, इसका मतलब y से x को एक्सपोर्ट हो रहा है 100 रुपए का. अगर इंडिया ने यूएस को 100 रुपए का सामान भेजा तो ये इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है और यूएस के लिए क्या है, इंपोर्ट है ना. तो यही फर्स्ट लाइन का मतलब है. The trade surplus of country X from with country Y is defined as follows. Trade surplus exports from country X to country Y. सबसे पहले अगर मुझे पता करना है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इंडिया की तरफ से यूएस को एक्सपोर्ट कितना जाता है. मतलब यहां से मान लो हम यूएस को 100 रुपीज का सामान भेजते हैं और वहां से कितना सामान यहाँ बेचा जाता है, तो लेट से वहां से 80 रुपीज का सामान बेचा जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड सरप्लस होगा. बट इन केस अगर इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो गया, लेट से अगर इंपोर्ट 120 हुआ तो फिर ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, है ना. तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट. एंड यही इसी से रिलेटेड कैलकुलेशंस हमें करने हैं आगे, राइट. तो अब देखो मैंने क्या किया है, आप तो चाहो तो बार बार डायग्राम देख सकते हो क्योंकि इस टेबल को बनाने में भी टाइम लगेगा, बट मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट है बार बार स्लाइड्स को चेंज करना, तो मैंने सारे वैल्यूज को इस टेबल में लिख लिया है. अदरवाइज ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देख के भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना. डोंट वेस्ट टाइम इन मेकिंग दिस टेबल इन द एग्जाम. ये सिर्फ यहाँ पर हमने थोड़ा सा इनकन्वीनियंस बढ़ाने के लिए इसको ड्रॉ किया है, ठीक है. तो अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूं तो यार ये मेरे पास टेबल बन गया. हर कंट्री का हर कंट्री पे कितना ड्यूटी लग रहा है और कितना है उसका वैल्यू, ठीक है. जैसे अगर मैं यूएस देखूं तो यूएस मैंने रो वाइज डेटा को लिखा हुआ है, रो वाइज, ठीक है. इसका मतलब मुझे यूएस का डेटा रो वाइज देखना है. तो अगर मैं देखूंगा कि यूएस ने फ्रांस के ऊपर कितनी ड्यूटी लगाई है 20%, और उस 20% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो $6 बिलियन. Similarly, 40% की वैल्यू है $4.5 बिलियन. That is how the table has been drawn. तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि हाउ मच इज जापान एक्सपोर्ट टू इंडिया वर्थ, राइट. अब देखो जापान का एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए, ठीक है, जापान का एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए, मतलब जापान से जो गुड्स हैं वो जा रहे हैं इंडिया की तरफ, तो ये इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया के लिए तो ये इंपोर्ट हुआ. तो इंडिया ने जापान के ऊपर कितना टैरिफ लगाया है वो हम देखते हैं. तो इंडिया का डेटा ऐसे देखेंगे, इंडिया ने जापान के ऊपर टैरिफ लगाया है 50% और उसकी वैल्यू आ रही है $3.5 बिलियन, राइट. इसका मतलब जो इंपोर्ट आया होगा 50% 3.5 है तो 100% कितना होगा, है ना. अगर 50% टैरिफ लगाया और वो 3.5 के बराबर है, इसका मतलब इंपोर्ट की वैल्यू तो 100% होगी, दैट विल बी $7 बिलियन. आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एंड देन इफ वी मूव अहेड तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, राइट. हमें समझना है, अगेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, गड़बड़ नहीं करनी है. अगर हम ये बोलते हैं एक्सपोर्ट्स बाय जापान टू यूके, अब देखो अगर जापान जो है वो यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये यूके के लिए इंपोर्ट है फ्रॉम जापान, तो यूके के लिए इंपोर्ट है फ्रॉम जापान, तो यूके जापान को 40% टैरिफ लगाता है और उसकी वैल्यू है 6, राइट. इसका मतलब जो टोटल इंपोर्ट हो रहा है वो कितना है, तो 40% का मतलब है 6, 40% का मतलब है 6, तो 100% कितना होगा, तो ये 2.5 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो जाएगा 15. तो ये जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली कितनी आ जाएगी, सो दिस विल बी 15 बिलियन, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखते हैं इंपोर्ट बाय फ्रांस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो जो फ्रांस है वो इंडिया से कितना इंपोर्ट करता है, तो फ्रांस का डेटा देखो, फ्रांस इंडिया से कितना इंपोर्ट करता है 40% और उसके ऊपर टैरिफ कितना है 6.5, मतलब यहाँ पर 40% की वैल्यू है 6.5, विच मीन्स कि अगर हम 100% बिजनेस को समझेंगे, राइट,
तो हमें पता चलेगा यहाँ पर भी 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट मेक इट 2.5 टाइम्स। 6.5 का डबल होगा 13 और 0.5 होगा 3.25, तो दिस विल बिकम 16.25। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी 16.25 के बराबर। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट्स बाय फ्रांस टू जापान, है ना, तो फ्रांस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है जापान को, फ्रांस जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब जापान के लिए इंपोर्ट हुआ, तो जापान का इंपोर्ट देखते हैं फ्रांस से, तो 30% 3 है, तो 30% 3 है तो 100% तो 10 होगा, सो दिस विल बी 10। उसके बाद लास्ट है इंपोर्ट्स बाय यूएस फ्रॉम फ्रांस, राइट, तो फ्रांस से यूएस की तरफ कितना इंपोर्ट आता है, मतलब यूएस फ्रांस से कितना इंपोर्ट करता है, तो यूएस फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है जिसपे टैरिफ लग रहा है 20% की रेट से $6 बिलियन, तो 20% 6 है तो 100% कितना हो जाएगा 30, तो डेफिनेटली यही सबसे बड़ा है, आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विद यूके, है ना, तो चलो सबसे पहले इंडिया की तरफ से देखें कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट अपनी कंट्री में आने दिया यूके से, तो इंडिया ने यूके से कितना इंपोर्ट आने दिया, कितना सामान आने दिया, 20% का टैरिफ, $5 बिलियन की के चार्जेस बन रहे हैं, तो अगर 20% 5 है तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि 100% होगा 5 इंटू 5 25, राइट, तो हमें ये पता चला कि इंडिया के पास यूके से कितना सामान आ रहा है, तो $25 बिलियन का सामान आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, ये इंडिया के लिए इंपोर्ट है ना, अब अगर हम ये देखें कि इंडिया से यूके के पास कितना सामान जा रहा है, मतलब यूके इंडिया से कितना इंपोर्ट करता है, तो यूके इंडिया से इंपोर्ट करता है जिसपे 30% के हिसाब से $3 बिलियन है, तो 30% यूके इंडिया से इंपोर्ट करता है, 30% के हिसाब से 3 मतलब 100% होगा 10, तो यहाँ पर 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो यूके को एक्सपोर्ट करता है सिर्फ 10। देखो ट्रेड सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उसमें इंडिया यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है कितना, इंडिया यूके को कितना सामान बेच रहा है 10, और यूके से कितना सामान खरीद रहा है दैट इज 25, मतलब इंडिया को यहाँ पर लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, $15 बिलियन का लॉस है, और इसी को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसका मतलब देयर इज अ डेफिसिट ऑफ $15 बिलियन US, तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। अमंग फ्रांस एंड यूके हु हैव ट्रेड सरप्लस विद यूएस, राइट, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन फ्रांस और यूएस के बीच की केमिस्ट्री को समझते हैं। फ्रांस जो है वो यूएस के साथ जो बिजनेस कर रहा है उसमें वो फायदे में है या नुकसान में है, देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रांस जो है वो यूएस से कितना इंपोर्ट करता है, तो फ्रांस यूएस से जो इंपोर्ट करता है उसमें 30% के हिसाब से 5.5 का टैरिफ बन रहा है, तो अगर 30% 5.5 के बराबर है तो 100% कितना होगा, है ना, तो ऑब्वियसली 5.5 को हम 30% है तो 30 से डिवाइड करके और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 55/3 मतलब 18.33, तो ये जो फ्रांस है वो यूएस से $18.33 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है। अब यूएस फ्रांस से कितना इंपोर्ट कर रहा है तो वो भी देख लेते हैं। यूएस फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है 20% दैट इज 6, राइट, तो 20% दैट इज 6, इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर 20% 6 है तो 100% कितना हो जाएगा 30, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 30। अब आप सोचो फ्रांस के बारे में, सोचो कि फ्रांस यूएस से सिर्फ 18.33 रुपीज का सामान खरीदता है, लेकिन फ्रांस यूएस को 30 रुपीज का सामान बेचता है, मतलब फ्रांस से एक्सपोर्ट कितना हो रहा है 30, इंपोर्ट कितना हो रहा है 18.33, तो फ्रांस तो फायदे में है, ट्रेड सरप्लस है, तो मतलब फ्रांस तो डेफिनेटली ट्रेड सरप्लस में है विद यूएस, यूएस के साथ उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। ठीक है, कम चीजें खरीदना पड़ती हैं, ज्यादा चीजें बेची जाती हैं,
तो ट्रेड सरप्लस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अब यूके और यूएस की केमिस्ट्री को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूके जो है वो यूएस से कितना सामान मंगाता है। ठीक है, मतलब यूके यूएस से कितना इंपोर्ट करता है, तो यूके यूएस से इंपोर्ट करता है 20%, 2.5, 5 टाइम्स कर दो 2.5 का 12.5, तो यूके यूएस से इंपोर्ट करता है 12.5 बिलियन डॉलर। अब यूएस यूके से कितना इंपोर्ट करता है, तो यूएस यूके से इंपोर्ट कर रहा है 30% के हिसाब से 3, मतलब टोटल हो जाएगा 10। अब सोचो राइट कि यूके जो है वो एक्सपोर्ट तो कर पाता है 10, लेकिन इंपोर्ट करना पड़ता है 12.5। ठीक है, बेच पा रहा है सिर्फ 10 रुपीज का सामान और खरीदना पड़ रहा है 12.5 रुपीज का सामान, मतलब यहाँ तो डेफिसिट है। तो यूके के केस में ट्रेड सरप्लस नहीं है, तो ओनली फ्रांस, आंसर ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर लास्ट सेट देख लेते हैं फटाफट। तो देखो ये सारे के सारे आंसर्स, यस मेरे ख्याल से ऑल आंसर्स आर करेक्ट राइट। कैसा है सेट, तो आई विल से कि यार थोड़ा वही टाइम लगेगा, बट 100% सॉल्वेबल है, अटेम्प्टेबल है, एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेट की तरफ आ जाते हैं, लास्ट सेट ऑफ द पेपर। At Innovate X, 6 employees, Asha, Bunty, Chintu, Dolly, Eklavya, and Falguni, were split into 2 groups of 3 each. Elite led by manager Kuku and Novice led by manager Lalu. ठीक है? At the end of each quarter, Kuku and Lalu handed out ratings to all members in their respective groups. In each group, each employee received a distinct integer rating from 1 to 3. ठीक है, डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कुकू एंड लालू हैंडेड आउट रेटिंग्स टू ऑल मेंबर्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अपने अपने ग्रुप में वो सारे मेंबर्स को रेटिंग्स देते हैं। तो होता क्या है कि इन ईच ग्रुप ईच एम्प्लॉय रिसीव्ड अ डिस्टिंक्ट इंटीजर रेटिंग फ्रॉम 1 to 3, मतलब 3 एम्प्लॉयज में से किसी एक को 1 मिला तो किसी भी और को 1 नहीं मिलेगा, किसी को 2 मिल गया तो किसी और को 2 नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन। 3 मिल गया तो 3 नहीं मिलेगा, तो 3 एम्प्लॉयज है, मतलब तीनों को अलग अलग रेटिंग्स मिलने वाली है। द स्कोर ऑफ एन एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर इज डिफाइंड एज देयर क्यूमुलेटिव रेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर राइट। तो इस सेट का नाम भी मैंने क्यूमुलेटिव रेटिंग्स ही लिखा है, क्योंकि सारा का सारा सब कुछ क्यूमुलेटिव रेटिंग्स पे ही तो डिपेंड करेगा, है ना। कोई भी क्वार्टर खत्म होने के बाद देखो, फर्स्ट क्वार्टर में तो एक ही क्वार्टर है, तो जो भी फर्स्ट क्वार्टर की रेटिंग्स है वही क्यूमुलेटिव रेटिंग्स है, लेकिन सेकंड क्वार्टर के बाद फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के रेटिंग्स को ऐड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। थर्ड क्वार्टर में तीनों क्वार्टर के रेटिंग्स ऐड होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द एम्प्लॉय इन नोवाइस विद द हाईएस्ट स्कोर वाज प्रमोटेड टू एलीट। तो जो बंदा होगा नोवाइस का टॉप परफॉर्मर राइट, वो कहाँ चला जाएगा, एलीट में चला जाएगा, और एलीट का जो बॉटम परफॉर्मर होगा वो आ जाएगा नोवाइस में। ठीक है, दैट इज हाउ दी एम्प्लॉइज आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि इफ देयर वाज अ टाई इन स्कोर्स द एम्प्लॉय विद अ हायर रेटिंग इन द लेटेस्ट क्वार्टर वाज रैंक्ड हायर। ठीक है, तो मान लो कि क्यूमुलेटिव रेटिंग्स जो है वो बराबर आ गए, तो बराबर आ गए तो फिर जिसको लेटेस्ट क्वार्टर में ज्यादा रेटिंग मिली होगी उसका रैंक बड़ा होगा, और जिसको कम मिली होगी उसकी रैंक कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, अकॉर्डिंगली हमको हर क्वार्टर में किसको कितनी रेटिंग मिली ये पता करना है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि एलीट कुक्कू का ग्रुप है और नोवाइस जो है वो लालू का ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी लिखा था क्या, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, अभी टीम तो बताई नहीं है कि किसके पास कितने लोग हैं, या हाँ 3 ईच है ना, दोनों के पास 3 लोग हैं ये तो बताया है, लेकिन वो 3 लोग कौन से हैं ये नहीं बताया। तो चल, आशा, बंटी एंड चिंटू वर इन एलीट एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो बिगिनिंग में जो आशा, बंटी और चिंटू हैं वो तीनों यहाँ पर थे, क्वार्टर नंबर 1 में ये तीनों यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ देम वर इन नोवाइस एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर 4। तो जब क्वार्टर 4 स्टार्ट हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो पहुंच गए नोवाइस में। इसका मतलब क्वार्टर 1 की जो रेटिंग है एबीसी की, उनमें से किसी एक की रेटिंग कम है तो वो क्वार्टर 2 में यहाँ आ गया,
फिर दूसरे पर्सन की रेटिंग क्वार्टर टू में मिनिमम हो गई तो वो यहाँ आ गया। फिर तीसरे पर्सन की रेटिंग क्वार्टर थ्री में मिनिमम हो गई तो वो यहाँ आ गया। एंड सिमिलरली वहां से एक एक पर्सन इस तरफ आता रहेगा। अगर ए बी सी एलीट ग्रुप में है तो 100% डी ई एफ जो है वो नो वाइज ग्रुप में है। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्वियसली डी ई एफ जो है वो जब एंड होगा, क्वार्टर फोर की बिगिनिंग होगी तो वो आ चुके होंगे एलीट ग्रुप में, क्योंकि एबीसी पहुंच चुके हैं नो वाइज में। उसके बाद डॉली एंड फाल्गुनी वर दी ओनली एम्प्लॉइज हु गॉट द सेम रेटिंग अक्रॉस ऑल दी क्वार्टर्स, राइट। डॉली और फाल्गुनी की जो रेटिंग है वो कभी भी बदली नहीं, हर क्वार्टर में उनको सेम रेटिंग मिली है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं दोनों, राइट। उसके बाद दी फॉलोइंग इज नोन अबाउट रेटिंग्स गिवन बाय लालू। लालू की रेटिंग्स के बारे में कुछ पता है हमें। बंटी रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 इन क्वार्टर टू। ओके, ठीक है, बंटी रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 इन क्वार्टर टू। ठीक है, तो लालू ने बंटी को क्वार्टर टू में रेटिंग दी है 1। इसका मतलब बंटी यहां पर ऑलरेडी आ चुका था क्वार्टर टू में, विच मीन्स कि क्वार्टर वन में बंटी को मिनिमम रेटिंग मिली है। 100% यहाँ 1 है तभी तो वो इधर आया, और फिर लालू ने उसको क्वार्टर टू में रेटिंग 1 दी। उसके बाद अगर हम देखें कि आशा एंड डॉली रिसीव्ड रेटिंग्स ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन क्वार्टर थ्री, तो क्वार्टर थ्री में बंटी तो ऑब्वियसली यहाँ होगा ही क्योंकि एंड तक बंटी यहीं पर है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर ए मतलब आशा भी आ चुकी है, और आशा भी आ चुकी है, इसका मतलब नेक्स्ट राउंड में देखो यहाँ पर आशा है, यहाँ पे चिंटू है, कोई एक नया पर्सन इधर आएगा, लेकिन आशा को यहाँ मिनिमम रेटिंग मिली है और आशा यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो जो क्यूमुलेटिव रेटिंग होगी आशा की वो यहाँ पे मिनिमम हो चुकी है, राइट। ऑब्वियसली बाकी के लोगों के कंपैरिजन में है। तो चलो अभी क्यूमुलेटिव रेटिंग है तो अपन बता नहीं सकते कि ए को क्या रेटिंग मिली, लेकिन ये पक्की बात है कि क्वार्टर थ्री में आशा को लालू ने रेटिंग दी है 1। ठीक है, आशा को लालू ने रेटिंग दी है 1 और डॉली को रेटिंग दी है 2। तो यहाँ पे डॉली भी है, अभी तक बनी हुई है, मतलब डॉली जो है वो अभी तक लालू के पास ही है, बट 100% इसके बाद डॉली जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें सोचना है कि कैसे क्या डायनामिज्म बनेगा। देखो यहाँ पे बी ए डी है, तो 100% यहाँ पे कौन कौन बचा, ए और बी तो जा चुके हैं तो सी अभी भी है। ठीक है, ए और बी जा चुके हैं तो सी अभी भी है, और डी है तो इसका मतलब यहाँ पर ई और एफ आ चुके हैं, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर ए है यहाँ पे सी है, और मुझे ये पता चल रहा है, अच्छा ई और एफ में से कौन आया होगा तो वी डोंट नो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि यार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो 3 होना चाहिए, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में जो 3 रेटिंग्स मिली हैं, तीनों एक ग्रुप के अंदर तीनों रेटिंग्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है, कि अच्छा ठीक है, देखो उन्होंने हमसे ये कहा कि डॉली और फाल्गनी जो है वो ऐसे दो लोग थे जिनकी रेटिंग्स हमेशा सेम रही, हर क्वार्टर में उनको सेम रेटिंग मिली। तो यहाँ पे डॉली की रेटिंग 2 है तो यहाँ पर भी डॉली की रेटिंग 2 ही थी, राइट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी डॉली की रेटिंग 2 ही थी, है ना। 100% ये बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद फाल्गुनी के बारे में क्या कह सकते हैं, फाल्गुनी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है, फाल्गुनी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो व्हाट डू वी नो अबाउट फाल्गुनी, ए बी जो है वो इधर आया, फिर ए आया, फिर सी आया इधर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है वो तो सबसे पहले नहीं आया होगा, या तो ई है और या फिर एफ है। तो या तो ई यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और या फिर एफ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। ओके, ठीक है। हम्म, ओके, अच्छा, क्या एफ की रेटिंग फर्स्ट क्वार्टर में 1 हो सकती है? अगर 1 होगी तो हमेशा 1 ही रहेगी, हमेशा 1 रहेगी। हम्म,
ओके, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ पर एफ की रेटिंग 1 हुई, ठीक है, तो एफ को यहाँ आना पड़ेगा। मैं एक केस कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगा। अब देखो एफ की रेटिंग भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 मिला के कितनी हुई, 2। उसके बाद अगर ए यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, अगर ए यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो फिर ए की रेटिंग भी 2 से ज्यादा तो नहीं होगी, कम ही होगी। लेकिन यहाँ पे 1 1 भी मिला तो भी 2 हो जाएगी, और दोनों में टाई होगा तो फिर हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ए मूव करेगा या एफ, राइट, क्योंकि फाल्गुनी को हमेशा सेम रेटिंग मिली है। तो यहाँ 1 मिलेगा तो यहाँ भी 1 मिलेगा। उसके बाद 1 और 1 2 होगा, तो ए की रेटिंग फाल्गुनी से कम थोड़ी हो पाएगी। तो इसका मतलब फाल्गुनी को तो फिर वापस आना पड़ेगा, और वापस आने का तो स्कोप है नहीं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फाल्गुनी की रेटिंग डेफिनेटली 1 तो नहीं है, फाल्गुनी की रेटिंग डेफिनेटली यहाँ पे 3 होनी चाहिए, ई की रेटिंग 1 होनी चाहिए। तो ई की रेटिंग अगर 1 है तो यहाँ पे ई को शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फिर यहाँ से जो ए है वो उठ के इधर आया है। अब देखो यहाँ पर 1 है, और ई की जो रेटिंग है, ए की जो रेटिंग है वो ई से कम हो जानी चाहिए, तभी तो ए को यहाँ भेजा जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ई को अगर यहाँ पे 1 मिला है, देखो फाल्गुनी को हमेशा 3 ही मिलता रहेगा, तो फाल्गुनी को यहाँ भी 3 मिलेगा, यहाँ भी 3 मिलेगा, और फाल्गुनी जो है उसको नेक्स्ट राउंड में भी 3 ही मिलने वाला है 100%। उसके बाद ही फिर वो यहाँ पर शिफ्ट होगी, है ना। अब ये 3 3 के साथ ये कैसे शिफ्ट होगी, 3 और 3 के साथ कैसे शिफ्ट होगी, अच्छा ओके, ये भी एक पंगा है कि 3 और 3 के साथ फाल्गुनी यहाँ पे शिफ्ट कैसे होगी। ओके चलो ठीक है, सोचो इसके बारे में। एफ ई सी, फाल्गुनी को हमेशा सेम रेटिंग मिली है ना, ओके, सही है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई मिस दिस पॉइंट कि नो वाइस से एलीट की तरफ जाने के लिए तो हाईएस्ट रेटिंग होनी चाहिए, हाईएस्ट रेटिंग, है ना। तो हम ये कहेंगे कि नो वाइस से एलीट की तरफ जाने के लिए तो हाईएस्ट रेटिंग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट रेटिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर एफ को यहाँ 3 मिलेगा तो एफ ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, एफ इज गेटिंग शिफ्टेड ओवर हियर, यहाँ पे तो एफ है ही नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ एफ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी कौन बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है ई, ठीक है। और बी ई के अलावा यहाँ पर तीसरा जो पर्सन है वो डेफिनेटली डी है, ठीक है, बी ई और डी। अब उसके बाद क्या होगा, देखो एफ को यहाँ पर हाईएस्ट रेटिंग मिली 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3। तो अब एफ को वापस तो कभी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी रेटिंग हमेशा मैक्सिमम चलती रहेगी, ठीक। उसके बाद अगर हम ई के बारे में बात करें तो ई को यहाँ पे 1 मिला है, बट ऑब्वियसली ई को यहाँ पर बहुत अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए, तभी तो ई इधर आ पाएगा, ठीक है। नो वाइस से एलिट में जाने के लिए बहुत अच्छी रेटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब सेकेंड राउंड में हम ये कह सकते हैं, सेकेंड क्वार्टर में, कि ई को 3 ही मिलना चाहिए। जब ई की टोटल रेटिंग हो जाएगी 4, है ना, क्योंकि कॉन्टेस्ट किसके बीच में है, बी और डी और ई के बीच में है ना। देखो यहाँ पे बी को 1 मिला है, यहाँ पे 1, तो बी तो कॉन्टेस्ट में है ही नहीं, बी तो वापस आ ही नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि डी और ई के बीच में ही तगड़ी टक्कर चल रही है। तो अगर यहाँ पे डी को 2 मिल गया तो 2 और 2 मिला के, राइट, ये हो जाएगा 4, और ई को 3 मिला तो ये भी 4, दोनों में टाई होगी। लेकिन जब टाई होगी तो उसी क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर में हम देखेंगे किसकी रेटिंग ज्यादा है, ई की, तो ई का ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। डी का ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वार्टर 3 में डी को लालू ने ही 2 की रेटिंग दी है, मतलब डी तो क्वार्टर 3 तक यहाँ पर है, तो डी का ट्रांसफर होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 ही होगा, राइट। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि डी की रेटिंग जो है वो हमेशा सेम रह सकती है क्या, हाँ, डॉली और फाल्गुनी की रेटिंग वैसे भी हमेशा सेम ही है, ठीक। अब उसके बाद इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से जो मूवमेंट हो रहा है उधर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो बी की रेटिंग थी वो मिनिमम थी, तो बी चला गया। अब ए की रेटिंग मिनिमम होनी चाहिए, ए और सी में से ए की रेटिंग मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि सी सबसे बाद में जाएगा, ए को पहले जाना है। तो ए की रेटिंग मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट।
क्योंकि ए की रेटिंग यहाँ पे 2 या 3 हो सकती है, देखो या तो 2 या फिर 3, क्योंकि बी की 1 है एंड सिमिलरली यहाँ पे सी को 3 या 2 मिल सकता है। ठीक, उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि ए की जो रेटिंग है वो अब कितनी हो जानी चाहिए, सो दैट ही गेट्स ट्रांसफर्ड ओवर देयर। ओके, चलो ठीक है। हम्म, सही तो है बात, है ना। देखो यहाँ पर अगर 3 है तो सी को ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिल सकता है ना। अगर यहाँ 3 है तो सी को ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिल सकता है। सी को अपने आप को बचाना है तो यहाँ पे 2 मिलना चाहिए उसे, क्योंकि सी का ट्रांसफर तो नहीं हुआ है ना, ए का हुआ है, राइट। तो सी को 2 मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सी को 1 मिल गया तो डेफिनेटली सी का ही ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 भी 4 होगा। यहाँ 2 आएगा तो 2 और 2 भी 4 ही होगा, तो डेफिनेटली वो ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो सी को अगर बचना है तो उसे यहाँ 2 मिलना ही चाहिए, और ए को यहाँ पर डेफिनेटली 1 मिलना चाहिए। तो अब देखो क्या होगा कि अगर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3, 3 + 2 5, तो क्लियर कट सी आगे चल रहा है। अगर यहाँ 3 और 1 4 हुआ, यहाँ पे 2 और 2 4 हुआ, तो भी ए का ही ट्रांसफर होगा। इसका मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर में ए और सी के लिए 2 और 3, 3 और 2 के दोनों केसेस ओपन है, राइट। ये तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको 2 मिला और किसको 3, क्योंकि दोनों केसेस में ए ही जाएगा नो वाइज डिपार्टमेंट में, राइट। अब ये तो चला गया, अब अगले राउंड में सी को जाना है। अब देखो यहाँ तक आते आते सी का जो सम है वो या तो 4 या फिर 5 हो चुका होगा। एफ का सम हमेशा ज्यादा ही चल रहा है, तो एफ को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अब थर्ड क्वार्टर के बाद सी का कम सम जो है वो छोटा हो जाना चाहिए, तभी तो सी उस तरफ जाएगा, नहीं तो फिर वापस सी को जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे सी को 1 मिलना चाहिए और ई को 2। अब देखो ई को 1 मिला, 1 + 3 4, 4 + 2 6। सी का सम 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 1 2 और 3 6 से ज्यादा नहीं होगा, या तो 6 होगा या 5। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अगर यहाँ 2 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ तो फिर ई का सम हो जाएगा 5, और सी का सम तो फिर 6 से बड़ा ही होगा, या 6 या 6 से बड़ा, तो फिर तो ई को जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 है और ये 2 है, फॉर श्योर 100%, राइट। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ई को तो लास्ट क्वार्टर में 1 ही मिला है, 100% श्योर, एंड दैट्स इट। अब मेरे ख्याल से जो नोवाइज डिपार्टमेंट है उसमें क्वार्टर 4 में एबीसी को क्या रेटिंग मिली है ये हम पता नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट वाज ई स्कोर एट द एंड ऑफ क्वार्टर 2, है ना। क्वार्टर 2 के बाद ई का स्कोर क्या हुआ, तो क्वार्टर 1 में ई को रेटिंग मिली है 1, क्वार्टर 2 में मिली है 3, तो 1 + 3 मिलाकर स्कोर हुआ 4। So 4 is the correct answer. How many employees changed groups more than once up to the beginning of quarter 4? तो हम बोलेंगे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों लोगों को इस तरफ आना है, तीनों लोगों को उस तरफ जाना है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर 0 होगा। What was बंटीज स्कोर एट द एंड ऑफ क्वार्टर 3? तो क्वार्टर 3 के एंड में बंटी का स्कोर क्या चल रहा था, तो देखो बंटी को यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 2 2 + 3 is 5, so his total score is definitely 5. For how many employees can the scores at the end of quarter 3 be determined with certainty? तो हम ये जानते हैं कि ए और सी को छोड़कर सबके स्कोर पता चल जाएंगे, बस ए और सी में ही सर्टेनिटी नहीं है, उनके फर्स्ट राउंड के स्कोर्स हमें एकदम श्योरली पता नहीं है। तो ए और सी को छोड़ दो तो आउट ऑफ 6 4 लोगों का स्कोर हम डेफिनेटली पता कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नेसेसरीली ट्रू? आशा रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 2 इन क्वार्टर 1, ये तो नहीं पता हमें, ठीक है। यही तो नहीं पता कि ए को क्वार्टर 1 में क्या मिला है, 1 या 2 या 3 क्या है, मतलब मेरे ख्याल से 2 और 3 का ऑप्शन है, तो ये तो रॉन्ग है। वैसे भी 2 और 3 का ही ऑप्शन है, तो 1 तो 2 मिला होगा, पता नहीं। आशा रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 इन क्वार्टर 2, तो क्वार्टर 2 में आशा को रेटिंग 1 मिलनी ही चाहिए, तभी उसका ट्रांसफर इस तरफ हो पाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, एंड दैट्स इट। ये हमारा सेट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, राइट। So I am sure that you must have liked the session, you must have liked the explanation,
ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया है, सारे सेट्स का हमने एनालिसिस भी किया है। तो एक बार लाइक बटन जरूर प्रेस कर दो। और उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो आप लोगों के लिए राइट एक इंफॉर्मेशन और भी है अपने पास, कि जब भी आप टॉप रैंकर के पोर्टल पर जाते हैं एंड सपोज यू वांट टू लाइक ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज, तो आपको यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना है, कैट एंड OMET पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे कैट 2006 पे क्लिक करेंगे, 2026। तो ये आपको बैच मिलेगा जिसमें कैट अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जो कि 2026 के सीजन में होंगे, सबकी प्रिपरेशन इसमें होगी और साथ में इसमें लाइट हाउस भी रहेगा। ठीक है, अदर बैचेस के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, बट ये लेटेस्ट बैच है, ये 23 फेब को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट बैच होगा, यहाँ पर आप आ सकते हैं। और उसके बाद इन केस अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो वॉच डेमो पे क्लिक करें। राइट, जैसे ही डेमो पे क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी एंड देन लाइक द टीम विल डेफिनेटली बी इन टच विद यू। ठीक है, तो चलिए, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड और यू कैन डेफिनेटली हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज, है ना। तो चलो फिर आगे अपन देखते हैं कि ये सेशन हो जाता है यहीं पर फिनिश। तो चलो फिर, हैव अ नाइस टाइम, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, टाटा बाय बाय।